देवेंद्र फडणवीस की पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप देखिए तो 2014 में एक ऐतिहासिक जीत की तरफ वो बीजेपी को ले गए जब पार्टी की 122 सीटें अपने दम पर आई थी और उसके बाद से वो मुख्यमंत्री बने। फिर जो परिस्थितियां बनी, शिवसेना के साथ ब्रेकआउट हुआ 2019 में, फिर अजित पवार के साथ सुबह सुबह शपथ ले ली, जनता जागी भी नहीं थी तब तक, फिर अजित पवार निकल लिए और जो परिस्थिति बनी थी वो, लेकिन उसके बाद से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक बार फिर से 126 बीजेपी की सीटें आना और पंकजा मुंडे बटेंगे तो कटेंगे पर ऐतराज जता रही थी। ऐसे में आज वो वहां पर पहुंच रही हैं जीत के लिए बधाई देने और आप देख रहे हैं तमाम भूपेंद्र यादव हो, पीयूष गोयल हो, जो केंद्रीय नेता हैं वो भी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पीएम कितने बजे तक बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे? देखिए अंजना, जो हमारे को सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है उसके अनुसार लगभग 6:30 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार कार्यालय है वहां पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को जो है वो जीत की बधाई भी देंगे और संबोधित भी करेंगे। ये अमूमन होता है जब लोकसभा या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है और महाराष्ट्र में जिस तरीके की जीत मिली है वो एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसके विपरीत आकर ये नतीजे आए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आज का जो सेलिब्रेशन होगा, जो जश्न होगा वो बहुत बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है 122 सीटें जीती थी और इस बार उससे ज्यादा सीटें जीत रही है और 288 सीटों में से 270 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने 14 में लड़ी थी 2014 के अंदर। 19 के अंदर अलायंस किया, 105 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने और इस बार भी अलायंस में, लेकिन 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और जो जीत मिली है उसका जो अगर एवरेज देखा जाए, उसका जो औसत देखा जाए तो 83% है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सकून की भी बात है और हरियाणा की जीत के बाद महाराष्ट्र में ये जीत भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ी राहत देगी। और क्योंकि सोमवार से जो है वो कुंदरकी की सीट है वो शुरू भी कुंदरकी की सीट 1993 के बाद पहली बार देखिए बीजेपी और एक हिंदू प्रत्याशी ने कुंदरकी की सीट जीती है। 87,000 के मार्जिन से उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में रामवीर सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मतलब अगर आप देखिए तो बीजेपी यूपी के उपचुनावों पर भी अच्छा खासा नजर रखी हुई है क्योंकि जो लोकसभा में वहां पर गिरे थे वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। 87,000 देखिए बिल्कुल उपचुनाव है और 9 सीटों पर कुंदरकी सीट आप सोचिए बिल्कुल 87,000 से भारतीय जनता पार्टी के जो रामवीर सिंह बिल्कुल 87,000 के मार्जिन से देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश पे भी नजर बनाई क्योंकि जिस तरीके के नतीजे लोकसभा में आए थे भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने माफ कीजिएगा 72 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो वहां पर जो है 33 सीटों पर जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चौंकाने वाले नतीजे थे लोकसभा के लिए। और अब जिस तरीके के नतीजे देखने में आ रहे हैं 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो है 7 सीटों पर आगे चल रही है। कुंदरकी की सीट जिसको आप कह रहे हैं वो सीट इस अगर उसके जातीय समीकरणों को देखा जाए या सीट के समीकरण को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं वो सीट थी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई, जिस तरीके से ग्राउंड पे जाकर जो है काम किया और उसका नतीजा बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के घर पे मजमा लगा हुआ है, जो बात आप कह रहे थे 2019 के नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई लेकिन बहुमत ना हो पाने के कारण और अजीत पवार के वहां फिर से शरद पवार के साथ जाने के बाद जो इस तरीके से उनका ग्राफ गिरा था, अब इस चुनाव में उनका बहुत ग्राफ बढ़ा भी है। और पिछले 2.5 साल जिस तरीके से उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, मुख्यमंत्री थे वो 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी के अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में नितिन देव कोटक हमारे साथ है, महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं। देव, सेलिब्रेशन शुरू हो गया है कि नहीं? कुछ फोटो दिखा रहे हैं, देखिए एकता छिंदे। मेरे कैमरामैन महेश मोरे को कहूंगा कि यहाँ पर अगर एक बार दिखा दे तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि पीछे बैनर्स लग गए हैं। सेलिब्रेशन अभी से 1 घंटे में शुरू हो जाएगा, लेकिन सारी जो कार्यकर्ता है, सारे झंडे वगैरह है, लाइटिंग वगैरह लग गई है और पटाखे भी लेकर आए हैं। मिठाई के तौर पर जलेबियाँ जो है अंदर तली जा रही है और बनाई जा रही है। तकरीबन 2000 के आसपास बूंदी के लड्डू के डब्बे पर यहाँ पर लाकर रखे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कितने कार्यकर्ता है। अगर मैं इस तरफ की ओर आपको दिखा दूं तो कितने जो लोग हैं स्क्रीन को लगातार देखते हुए
और आप देख पा रहे होंगे कि एकनाथ शिंदे के भी गुट के जो सारे लोग हैं वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नंबर्स पर फिर से अगर एक और बार बात करें तो बीजेपी कंफर्टेबल मेजोरिटी और लीड में है फिलहाल, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है उससे ये साफ नजर आता है कि अब बीजेपी के पास इतने नंबर्स तो है कि अगर उनका दावा हो मुख्यमंत्री पद पर तब भी अकेले के दम पर सरकार बनाने के लिए भी राज्यपाल उन्हें बुला सकते हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुई है। लेकिन साहिल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखिए, क्योंकि भूपेंद्र यादव प्रभारी के तौर पर उनकी भी भूमिका को आप समझिए, 19 में भी वो प्रभारी थे, उन्होंने समाया। आप एमपी में देखिए 2023 में उन्होंने बड़ी जीत पार्टी को वहां पर दिलाई है और यहां पर भी वो पहुंचे। तो शायद अभी तक जो मंत्र दिल्ली का है वो मंत्र वो पहुंचा चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस का भी है ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टी की बात बेमन से उन्होंने सुनी और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहे। आसान नहीं होता है कि आप एक बड़े ओहदे पर बैठने के बाद किसी के अंडर आप काम करने के लिए बहुत कम ऐसे उदाहरण है, बहुत कम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। और वो उनकी मजबूरी नहीं थी, पार्टी की मजबूरी थी कि उनको वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर करके बैठाना था, लेकिन उनको मनाया प्राइम मिनिस्टर ने, मनाया उनको और वो बैठे। 2.5 साल उन्होंने काम किया, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पीक पर थी। उसके बावजूद पिछले 6 महीने में उन्होंने जिस तरीके से उस चीज को बदलाव किया हुआ है, बीजेपी को जिस तरीके से जीत दिलाने में उनका जो योगदान रहा है उसका फल उन्हें मिलेगा कि नहीं वो देखना बड़े मेरे ख्याल से बहुत बड़ा। तावड़े की थोड़ी सी फंसी रहती है ना एक दिन पहले देखिए ना, तावड़े जी एक लाइन बोल गए कि एकनाथ शिंदे की वजह से हिंदुत्व की चमक बीजेपी में आई। मतलब ये क्या था? अब कई लोग ये मानते हैं कि अभी क्या है ना, अभी देखिए बीजेपी और शिवसेना के बीच में बीजेपी शिवसेना का पॉलिटिक्स तो चलेगा ही, प्लस बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स और शिवसेना का इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक दूसरे से मेल खाएगा। तो अभी नया पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलना है, इतना आसानी से यहाँ पर बातचीत नहीं चलती रहेगी। तो मानिएगा कि कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बड़े किरदारों को किनारे किया है। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो अगड़ी जाति की राजनीति है वो भारी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता इन सबसे ऊपर, हालांकि आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा रहता है। एक चुनाव के नतीजों के आधार पर मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जनता आप एक जैसा दे रहे हैं। 19 देखिए 14 का चुनाव अलग था, ये चुनाव अलग था। यहाँ पर सभी पार्टियों ने जातिगत समीकरण बराबर से संभाला हुआ है। और जहां पर जातिगत समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, वहां पर कम से कम इतना जरूर ख्याल किया है कि भाई तीसरा कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा हो कि जो वो जाति के वोट काटे, ताकि हमको उसका फायदा हो। नागपुर की सीट देखो, चंद्रपुर देखो, नागपुर देखो, अलग उम्मीदवार खड़े किए एनसीपी के टिकट पर। साहिल, आप सुबह से कह रहे थे अमित शाह का स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। चुनाव के पहले अमित शाह आए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना है और हमें चुनाव जीतना है। किसी भी हालत में महाराष्ट्र जीतना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया था और ये उन्होंने करके दिखाया हुआ है। 223 सीट पर आज की तारीख में मैसिव मैंडेट है। बहुत सालों बाद मैसिव मैंडेट किसी एक पक्ष में महायुति। बट मुझे लगता है इसमें सीधा जनता का भी मूड रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो स्टेबल गवर्नमेंट चाहते थे, वो स्थायी सरकार चाहते थे, वो इस बात से बुरी तरह से, मतलब अगर मैंने देखिए ना कि सुबह में कहा जा रहा था कि विदर्भ के अंदर जो है वो एग्रेरियन अनरेस्ट है, सोयाबीन की फसल, कपास की फसल, मराठवाड़ा के अंदर जो है वो रिजर्वेशन वाला फैक्टर जो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला जाए। होली आ गई है, सारी चीजों को मात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट